वो हाथ मेरी बेगम को पकड़ के हवा में झुला रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, Assalamualaikum, welcome to yet another The Bhoot Show, horror story of Bhoot Show। मैं आधा भूल के हाँ वेल मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज आप? ज़बरदस्त सर। आते के साथ ही कट के कर रहे हो क्या? होते रहते हैं, कोई मसला। तबीयत ठीक है आपकी? ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आज कोई एडवेंचरस स्टोरी सुनाओ यार, दिल कर रहा है। अच्छा यार आशी, ऐसा हो कि तुम्हारे दिल में कोई चीज़ आए और तुम उसे कागज़ पर नक्श करो। नक्श से मुराद ये कि कागज़ पर लिखो उसको, और तुम्हारे कागज़ पे उसको लिखने के बाद कुछ वक्त में वो सच हो जाए। ओके। लाइक जैसे एक राइटर है, वो कोई कहानी लिखता है, कोई अफसाना लिखता है, तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे किरदार चल रहे होते हैं, और वो जब लिख के ख़त्म कर दे उस कहानी को, तो उसकी ज़िंदगी में वही किरदार, वही सारी कहानी सच हो जाए। ये किस्सा है एक राइटर का। ओके। एक राइटर था, वो कहानियाँ लिखता था, लेकिन वो कहानियाँ लिखता था समाज पर, मॉरल स्टोरीज। वो कहानियाँ लिखता था इखलाकी, वो कहानियाँ लिखता था घरों पर, फैमिलीज़ पर। उसे इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिल रही थी इस चीज़ में। ओके। एक दिन वो बहुत बेजार हो गया। उसने कहा यार मैं कहानियाँ लिखता हूँ, कोई मेरी कहानी छापने के लिए तैयार नहीं है किसी डाइजेस्ट में, किसी किताब में। मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं? बैठा रहा तो कहीं से उसके दिमाग में आया कि यार मेरे दादा ने मुझे ये किस्सा बताया था कि इस जगह ये चीज़ है, तो क्यों ना मैं उस चीज़ को सामने रखते हुए, ऐसी मखलूक को सामने रखते हुए कोई कहानी लिखूं। ओके। तो उसने एक कहानी लिखना शुरू की। उस कहानी में उसने लिखा कि मैं अपने बचपन में एक कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था, तो मुझे वहाँ से कोई चीज़ मिली। वो चीज़ मैंने उठा के अपने पास रख ली, और उसके साथ मेरे बचपने के दिन इतने जल्दी गुज़रे कि मैं इस जवानी तक पहुंच गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पर ऐसा पड़ा कि मैं कभी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ा। ओके। अब उसने कहानी लिखना शुरू किया। मीन समथिंग, ऐसी कोई चीज़ जो उसके साथ बैड लक की तरह जुड़ गई। ओके। अब कहने लिखता है कि मैं रात, अब वो अपनी कहानी लिख रहा है, रात के 3 बजे हैं, मेरे दरवाज़े पे दस्तक हुई है, और मैंने दरवाज़ा खोल के देखा है तो मुझे फ़ील हुआ है कि कोई चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ मेरे सामने से गुज़र गई है। मैं उस डर में दरवाज़ा बंद किया है और वापस अपने लाउंज में आके बैठा हूँ, तो वही चीज़ मुझे मेरे लाउंज में बड़ी तेज़ी से मूव होती हुई नज़र आई है। ये सिर्फ कहानी लिख रहा है। ओके। और मेरे घर से अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हुई हैं। मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा है इस घर में। कहता है मैंने अभी इतना लिखा था और आगे लिखने की मुझ में, क्योंकि रात का टाइम भी था, हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको कलम को रख दिया वहाँ। मैंने कहा मैं इसको दिन के वक्त लिखूँगा। बोला मैं
सो गया तो मुझे ऐसा हुआ कि मेरे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। तो कहने का मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं था। मैं उठा, मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 3 बज रहे थे। वाह! और दरवाज़ा मेरा बज रहा था बाहर का। बोला, मेरे दिमाग में नहीं था कि क्या ये वही है जो मैंने लिखा है। मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई एक चीज़ ऐसे स्पीड में मेरे सामने से मूव हो गई। तो मुझे डर लगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया, घर में वापस लाउंज में आया तो मुझे वही चीज़ लाउंज में स्पीड से मूव होती हुई नज़र आई। और उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे घर में कोई चीज़ है जो मुझे तंग कर रही है, घर की चीज़ें बज रही हैं। बोला, वो अल्फाज जो मैंने उस कागज़ पे लिखे, एज इट इज़ मेरे साथ हुए। अब मुझे डर लगने लगा कि यार ये तो मैंने कर लिया है और शायद मेरा वहम भी हो सकता है, क्योंकि ये काम मैं पहली बार कर रहा हूँ, इस तरह की स्टोरी मैं पहली बार लिख रहा हूँ, तो हो सकता है मैंने अपने ऊपर हावी कर लिया। बोला, मैं जाके सो गया, रात गुजर गई। दूसरा दिन हुआ, मैंने कहा यार मैं इसको ना शाम के वक्त नहीं लिखता, मैं इसको दिन में ही लिखूँगा कहानी को। बोला, मैंने डिसाइड किया। हाँ, मैंने दिन में कहानी लिखना शुरू की। कह रहा, मैंने कहानी में लिखा कि रात मेरे साथ इस कहानी को लिखते हुए ये कुछ हुआ है। मुझे नहीं पता कि आज रात मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं अपनी कहानी फिर भी, अब कहानी रियलिटी में जा रही है कि अब मुझे नहीं पता कि मैं जो लिखूंगा वो मेरे साथ होगा या नहीं होगा, लेकिन जितना मैं भयानक लिख सकता हूँ उतना भयानक लिखूंगा ताकि पढ़ने वाले को मज़ा आए उस चीज़ को पढ़ने में। बोला, मैंने उसमें लिखा कि मेरी छत पर एक जाल नुमा बन गया है उस रात को। उस जाल में अगर आप कोई कागज़ भी फेंको तो वो जाल टूट जाए, नीचे आके गिरे, लेकिन उस जाल में बड़े बड़े हाथ हैं जिनके बड़े बड़े नाखून हैं, वो लटक रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे जिनके पूरे चेहरे पे लाइक वो घुटलियाँ होती हैं ना, बड़े बड़े, वो पूरे चेहरे पे, पूरे सर पे उनके घुटलियाँ हों। कुछ ऐसे चेहरे जिनके ना आँखें हों, ना नाक हो, ना मुंह हो। कुछ ऐसे स्याह चेहरे जिनके सिर्फ दांत निकले हुए हों और कुछ नज़र ना आ रहा हो। कुछ ऐसी औरतों के चेहरे जिनकी आँखों से खाली खून बह रहा हो। बोला, मैंने इस कहानी को इस तरह से लिखना शुरू किया। और मेरी ज़मीन पर, जिस सोफ़ा पर मैं बैठता हूँ, जिस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, उसके बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आ रही हो जो मेरे जिस्म से मेरी चमड़ी को उखाड़ के ले जा रही हो। बोला, अब मैं उस कहानी में शिद्दत लाना चाह रहा था। ओके। मेरे किचन की कैबिनेट खुलते हैं, उसमें से चीज़ें निकल के गिरती हैं बाहर। मैं ये लिख रहा था, मुझे लगा कि नहीं, इतनी इंटेंसिटी नहीं है अभी इस चीज़ में, एक नॉर्मल सी हॉरर स्टोरी लग रही। बोला, इतनी देर में मैंने लिखा कि मेरी बीवी को मैंने कमरे से उल्टा चलते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा है, जिसकी गर्दन मेरी तरफ है, मतलब चेहरा मेरी तरफ है, और बाकी हिस्सा उसका अपोजिट साइड पर है, और हाथ उसके अपोजिट साइड पर है, और पाँव उसके मेरी तरफ है। तुम्हारा जिस तरह चेहरा मेरे पास है और पाँव मेरे पास है, और ये तुम्हारी बकाया बॉडी पीछे की तरफ मुड़ी हुई है। इस तरह मेरी बेगम वहाँ से चलती हुई आती है, और जिस जगह मैं बैठा हूँ और जो जाला ऊपर जहाँ से हाथ आ रहे हैं, वो हाथ मेरी बेगम को पकड़ के हवा में झुला रहे हैं।
ओके। कह रहा मैंने इस कहानी को सिर्फ इतना लिखा। बोला रात हुई, जो मैंने कागज़ पर लिखा था, छत पर जाले, हाथ, चेहरे, सब हुआ। बीवी कमरे से उसी कंडीशन में निकल के आई जिसमें मैंने उसको देखा था, और वो उन हाथों ने हवा में लटकाई हुई थी। नहीं कर यार। बोला मैंने इतनी कहानी लिखी थी और इतना मैंने अपनी आंखों से देखा। बोला मैं भागता हुआ रूम में गया। पहले मैंने बीवी को उतारने की कोशिश की, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं रूम में भागा, देखूं क्या है। मेरी बीवी बेड पर सुकून से सोई हुई थी। बोला मुझे लगा कि ये मेरी इमेजिनेशंस हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीपली इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा हूँ इस स्टोरी को लिखते हुए। तो मैं सुबह होते इस स्टोरी का एंड करूँगा, ये कह के कि जितनी इसने लिखी थी उतनी इसने फील की। ठीक हो गया, सो गया। कह रहा मुझे नींद ना आए। जो किताब कॉपी जिस पे मैं वो स्टोरी लिख रहा था पेपर्स पे, वो मेरे लाउंज में पड़े थे। मुझे हवा में पेपर्स के पलटने की आवाज़ आई, जैसे कॉपी के हवा में कागज़ पलटते हैं और उनके टकराने की आवाज़। लेकिन वो कॉपी तो मैंने रखी हुई थी अपने लाउंज में। लाउंज से यहाँ तक कैसे आवाज़ आ रहा है? कमरे का दरवाज़ा बंद है। बोला आंखें खोल के देखा तो वो कॉपी मेरे बेड के सिरहाने पड़ी हुई थी। कलम पड़ा हुआ था, वही पेज खुला हुआ था जहाँ पे मैंने कहानी आज ही छोड़ी थी। मतलब इट्स अ साइन कि स्टोरी को कंप्लीट कर और आज ही कर। ओके। अब मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। मैंने बेगम को उठाया। मुझे लगा कि मेरी बेगम मर चुकी है, उसे सांस नहीं आ रहा। बोला मैंने बहुत झंझोड़ के उसको उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठी। कहने लगा मुझे लगा कि मुझे इस कहानी को आज ही पूरा करना है। तो या तो ये मेरी इमेजिनेशंस हैं, मेरी बेगम मेरे सामने मरी पड़ी है, सांस नहीं आ रही उसको। मैंने स्टोरी लिखना शुरू की कि मेरी बेगम को उन हाथों ने हवा में उठाया हुआ है। मैं अपनी बेगम को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं उतार पा रहा। कुछ हाथ मुझे उठा के उसी तरह लटकाना चाह रहे हैं जैसे मेरी बेगम को लटकाया है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मुझे हवा में उठने नहीं दे रही। ओके। मेरे इर्द गिर्द की चीज़ें आपस में टकरा रही हैं। ओके। क्यों तेरे रोंगटे खड़े हो गए? पता नहीं, स्टोरी तेरी है क्या? पता नहीं। मेरे इर्द गिर्द की चीज़ें आपस में टकरा रही हैं। ओके। एक अजीब सा शोर है मेरे घर में। मेरे किचन में आग लग चुकी है। मेरे सोफ़ा, मेरी कुर्सियाँ, मेरी डाइनिंग सब टूटी फूटी उल्टी लगी पड़ी हैं। लेकिन मुझे नुकसान नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरी बेगम मर चुकी है। अब वो पूरी कहानी लिख रहा है। मतलब मेरे दोनों पैरों में सिल्वर के कड़े पहने हुए हैं जो मैंने किसी जगह से ख़रीद के पहने थे। और शायद इनकी वजह से बंदे का एक अकीदा भी होता है किसी चीज़ को लेके ना। आप पत्थर से मांगते हो ना, वो कुछ
हैं ऐसे जो पत्थर से मांगते हैं, तो भी करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है बेशक, लेकिन एक ब्लाइंड ट्रस्ट किसी चीज़ पे हो जाता है ना। मेरे दिमाग में ये था कि ये इन कड़ों की वजह से मैं बचा हुआ हूँ। तो मैंने एक कड़ा अपने पाँव से निकाल के, जो मेरी बेगम लटक रही है हवा में, उसके पाँव में जैसे ही बांधा तो उन हाथों ने उसको छोड़ दिया और वो चीज़ ज़मीन पर आकर गिरी है। ओके। मैंने अपनी बेगम को उठाया है, जाके बेड पर लिटाया है। उसके हाथ पांव बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं जैसे वो थी दिखने में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खिड़की के पास खड़ी हुई एक औरत जो बिल्कुल स्याह है, जैसे कोई जली हुई औरत हो, और उसके बाल हवा में पर्दों की तरह पूरे कमरे को लपेटे हुए हैं। मुझे कह रही है कि ये कड़े दोनों अपने पैरों से उठा के बाहर फेंक दो तो तुम लोगों की जान बख्शी जाएगी, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। कहता कि शायद मैं उस वक्त उस कहानी में लिख देता कि मैंने वो दोनों कड़े अपने उतार दिए बेगम के पाँव से और अपने पाँव से, और हमारी जान बच गई। बोला मैंने वो लिखने की जगह लिखा कि मैंने उन कड़ों को उतार के उस औरत को मारे और वो औरत वहाँ से चली गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। और फिर मैंने जाके वही कड़े उठा के अपने पाँव में और अपनी बेगम के पाँव में डाल दिए। बोला ये मैंने कहानी पूरी कर ली, जो कि वो नहीं चाहते थे कि कहानी इस तरह से पूरी हो। कहानी मैंने लिख के रखी, ख़त्म की। जो वर्ड बाय वर्ड लिखा था वही मेरे साथ हुआ। ओके। जो मेरी बेगम मर चुकी थी, उसकी सांस बहाल हो चुकी थी। वो जो औरत नज़र आई, जो मैंने लिखी थी उसमें, वो मुझे नज़र आई, उससे बात हुई, उसको मैंने कड़े मारे, वो चली गई। बाहर निकल के देखा तो मेरे घर की हर चीज़ सही सलामत थी, कुछ नहीं टूटा हुआ, कुछ नहीं बिखरा हुआ था। और कड़े उसने एक खुद पहन लिया, एक बीवी को पहना दिया। ओके। लेकिन उस स्टोरी में वो जो स्याह औरत थी, हीरोइन वो बनना चाह रही थी, लेकिन वो हीरोइन नहीं बन सकी। नहीं बन सकी क्योंकि उसने स्टोरी का एंड खुद ही चेंज कर दिया। मतलब उसने अपनी स्टोरी को अलग रुख खुद ही दे दिया कि मुझे ना मेरी बीवी को मरना है ना मुझे मरना है। किसकी स्टोरी थी? छोड़ना, स्टोरी एंजॉय कर। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, ये तो मैं मानता हूँ। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी स्केचेस बनाते हैं। आई नो इट। बहुत अच्छी पोजीशन है, मुझे पता है। लेकिन इतनी अच्छी स्टोरी जो आप बताते हो, तो मतलब ये है कि अगर आप इन फ्यूचर कोई किताबचा बनाओगे तो वो भी हो सकता है इस तरीके के धमाके करे। देखते कोई स्पॉन्सर मिल जाए ना तो बुक लिखते हैं। तू नहीं कर भाई, तू जानबूझ के स्टोरी का रुख वही लेगा और आखिर में बोलेगा कि मैं यही करना चाहता था कि देखूं कि आखिर वाकई जीत उसकी होती है मेरी होती है। जी, उल्टे पुल्टे काम करता तू। मैं तो खेलता हूँ। तो तेरे खेलने के चक्कर में बहुत दफ़ा हम लिट्टे में आ चुके हैं। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा। वेल, इट वॉज़ अ वेरी गुड स्टोरी। मुझे मज़ा आया पर्सनली। आप लोगों को कैसा लगा? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, यहाँ तक तो स्टोरी देख ही ली आप लोगों ने। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो डिसलाइक भी ज़रूर ठोकिएगा, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमारे लिए फ़ायदा ये है कि हम एटलीस्ट अपने काम को सुधार सकते हैं। मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ता लाइक ठोको या डिसलाइक ठोको। नहीं, मैं पर्सनली ये कहूँगा कि क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज़ वेलकम, लेकिन तमीज़ के दायरे में, हमेशा की तरह। क्योंकि अगर आप कमेंट्स में अजीबो गरीब सी बातें लिखेंगे तो ये मत समझिएगा कि अजीबो गरीब रिप्लाई नहीं आएगा।
जैसा रिप्लाई आप मतलब जैसा कमेंट आप करेंगे वैसे ही रिप्लाई के लिए आप रेडी भी रहिएगा। वेल वी डोंट केयर कि अगर आप लोग नाराज़ होकर चले जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ भी ये सारे प्रोग्राम्स देख रही होती हैं, उनको किसी चीज़ की नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे। और कुछ लिखने से पहले सोच लिया करना लिखना क्या है। हाँ, कभी कभार तो पता नहीं कहाँ से आ रहे होते हैं, कहाँ से जा रहे होते हैं, समझ में नहीं आ रही होती बात कि यार ये हमारे व्यूअर जो चीज़ पूछ रहे हैं इसका हम क्या जवाब दें। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस ऑन द भूत शो यूट्यूब चैनल, और आई होप कि आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जो अच्छे व्यूअर्स हैं हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी स्टोरीज़ को एंजॉय करते रहिए। इसी तरीके से मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सी या बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।